गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, उस लेक्चर में इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भाई ऐसा है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब सॉल्यूट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करेगा। एक्चुअली होगा क्या कि जब आप सॉलिड सॉल्यूट मिला दोगे, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, जब आप सॉलिड सॉल्यूट मिला दोगे तो सॉलिड सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूशन में जाके वो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। सही बात है, क्योंकि वो खुद तो वेपोराइज होगा नहीं और सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स उसके होंगे तो जगह घेर लेगा पर वेपोराइज नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? उसका इवेपोरेशन नहीं होगा, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद टोटल वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। सही बात है। हमने पढ़ा था जब दो लिक्विड्स ले रहे थे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो लिक्विड्स ले रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल वेपर प्रेशर बराबर होगा Pa प्लस Pb के। सही बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B की। ये कब की बात? जब हमने दो लिक्विड्स लिए थे तो हमने देखा था यार A भी वोलेटाइल है B भी वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों की वजह से होगा। सही बात है। फिर हमने कल देखा कि जब आपने एक वोलेटाइल और लिक्विड और एक सॉलिड लिया, यानी कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, तो P टोटल किसके बराबर आएगा? Pa के। सही बात है, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब केवल किसका वेपर प्रेशर होगा? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, या यू कैन से इस लिक्विड का वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर हम ऐसे निकाल सकते हैं, Pa नॉट जीटा A निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सही बात है। क्लियर हो रही है बात मेरी? कब? जब सॉल्यूट कैसा हो? सॉलिड, है ना। आपको फिर बी के पार्शियल प्रेशर की या फिर बी के प्योर स्टेट पे प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी उस प्रेशर को, उस वेपर प्रेशर को, सॉलिड के वेपर प्रेशर को कितना मानता है? 0। क्लियर है बात मेरी? वो कहता है कि सॉलिड्स में वेपर बनाने की टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, तो उनका वेपर प्रेशर कितना होगा? 0। अच्छा, फिर हमने इसी इक्वेशन को अरेंज कर दिया था लास्ट में, आपको ध्यान हो तो भाई जीटा ए किसके बराबर लिखा था? 1 माइनस जीटा बी के, है ना। और फिर इस इक्वेशन को अरेंज करके लास्ट में हमने कुछ इस तरह की इक्वेशन बनाई थी, Pa नोट माइनस Pa अपॉन में Pa नोट। क्या मैं सही हूं? ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही हो। और ये बराबर आया था किसके? जीटा बी के। क्लियर हो रही है बात मेरी? इस वाली टर्म को हमने नाम दिया था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सही बात है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और हमने देखा था कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन। किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही तो है ये, यानी कि आप जितना ज्यादा डालोगे सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा रिलेशन है, आप जितना ज्यादा डालोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उतना ज्यादा कम होगा वेपर प्रेशर, पहले वाले के रिलेट में, है ना। यानी कि ये प्रॉपर्टी केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रही? सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पर। किस पर डिपेंड कर रही? सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर। क्लियर हो रही है? इसको नेचर से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं जानता, ये नहीं समझता कि बी यूरिया है, बी ग्लूकोज है या बी कुछ और है। इसको केवल एक बात से मतलब है कि बी कितना है। क्लियर हो रही है बात मेरी? इसीलिए हमने इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया था? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर इतना? अच्छा, अब आज की क्लास में हम इन दोनों कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। ठीक है, कुछ अच्छे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, साथ में एक दो क्वेश्चन वैसे भी लाया हूं। चलिए तो लिखते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं, है ना, ज्यादा क्लियरिटी आएगी कंसेप्ट में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 293 Kelvin is 17.535 mmHg। ठीक है, क्या है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 293 Kelvin when 25 gram of glucose, 25 gram of glucose is dissolved
dissolve in 450 ग्राम ऑफ वाटर। क्या कह रहा है कि आपके पास, सुनेंगे ध्यान से, आपके पास वाटर का वेपर प्रेशर है, ठीक है, कितना 17.535 mmHg पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। अच्छा, यानी कि सर मुझे P नोट ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? अरे प्योर स्टेट में कह रहा है नहीं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 293 केल्विन पर कितना है? 17.535 mm ऑफ Hg। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। सर वाटर का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, आगे पढ़ो। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन when 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। सुनो क्या कह रहा है सवाल, कि मेरे पास केवल वाटर था, केवल क्या था? वाटर। मैंने इसका वेपर प्रेशर देखा तो वेपर प्रेशर कितना आया? 17.535 mmHg। अब मैंने इसमें मिलाया ग्लूकोज। क्या मिला दिया? ग्लूकोज। सही बात है, ठीक है। अब ग्लूकोज मिलाने के बाद ग्लूकोज के पार्टिकल्स बीच बीच में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब इस वाटर के वेपर प्रेशर पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। अब कितना हो जाएगा ये बताना है आपको। क्लियर हो रही है बात मेरी? ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि अब वाटर का वेपर प्रेशर ग्लूकोज मिलाने के बाद कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रीजन कि ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मैंने आपको लिखवाया था कि ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज ये किस में आएंगे? सॉलिड सॉल्यूट में। तो कैसा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो यानी कि जब मैं ग्लूकोज मिलाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं ग्लूकोज मिलाऊंगा, है ना, तो मिलाने के बाद इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वाटर का भी वही वेपर प्रेशर होगा। हाँ या ना? अरे बात की थी ना हमने कहा था कि यार P टोटल बराबर होता है PA प्लस PB के। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों के सम के बराबर होता है, और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो PB कितना हो जाता है? 0। यानी कि P टोटल किसके बराबर आएगा? PA के। और PA किसके बराबर होता है? PA नोट जीटा के। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ पर होती है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ पर होती है। क्लियर होता है इतना? अच्छा, अब सुनो, मुझे कैलकुलेट करना है PA। मुझे दो चीजें चाहिए, PA नोट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। आपको चाहिए जीटा ए। अब जीटा ए क्या होता है? मेरे को कैलकुलेट करना है PA, जो कि इक्वल होगा PA नोट कितना है? 17.535 इनटू मेरे को चाहिए जीटा ए। अब जीटा ए कितना होगा बताओ? क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। हाँ या ना? अब A के मोल कहाँ है आपके पास? वाटर के मोल है तो गए, ग्राम में मास है, मोल निकाल लो। अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A किसके इक्वल होंगे भाई बता दो? है गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18। तो सॉल्व करें इसको, 18 दूनी 36, 9 18 दूनी 90। तो A के कितने मोल हैं आपके पास? 25। B के निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितने हो जाएंगे? देखो 25 गिवन मास, और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, है ना, डायरेक्ट याद रखना। और ये लगभग बराबर आएगा 1/7 के। किसके बराबर आएगा? 1/7 के। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 7 1 पॉइंट लगाया 0, तो ये 0.1 मोल के आसपास आएगा। कितना? 0.1 मोल Nb। तो 17.535 इनटू, सुनना, Na कितना है अपने पास? 25। क्लियर हो गई बात मेरी? अपॉन में 25 प्लस 0.7। क्लियर होती है बात मेरी? will be equals to 17.535 into 25 अपॉन में 25.07, है ना, 25 प्लस 7। और इसको सॉल्व करोगे तो देखो 25.7 लगभग 0.9 के समथिंग आएगी वैल्यू। सही बात है? ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, कर लेंगे इस तरह के सवाल। मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व, फिर एक चीज और पता लगेगी यहाँ से। सुनना 9 पंजे 45 5 4 27 और 4 31 1 3 मुझे 45 और 3 ओहो 45 और 3 48 8 4 9 7 9 63 4 67 का 7 6
9 6 15, तो ये कितना है 15.4 के बाद लगेगा 15.7815 mm ऑफ Hg। अब सुनो खुद से देखो कि पहले वेपर प्रेशर कितना था वाटर का, इतना। जब सॉल्यूशन में गया तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना रह गया, इतना। सही बात है, लोअरिंग हुई वेपर प्रेशर में कि नहीं हुई, क्लियर हो रही है बात मेरी। और इनिशियल से कंपेयर कर दूंगा तो इसको क्या कह दूंगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक्चुअली में एक बात और कि ये जो वेपर प्रेशर है ना वाटर का सॉल्यूशन में, यही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी है। बात समझ में आ रही है? ये जो वाटर का वेपर प्रेशर आया इन दी सॉल्यूशन, समझ में आ रही है बात मेरी, यही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी है। ध्यान दो, निकाला मैंने क्या है यहाँ पे PA, पर हम जानते हैं कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में PA किसके बराबर होगा, PT के। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो आपसे अगर ये भी कह देता कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा तो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब केवल किस पर डिपेंड करेगा, बार बार कह रहा हूं, केवल किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर। सॉल्यूट आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अच्छा, इसी सवाल को एक और तरीके से आप कर सकते थे, एक और तरीके से आप कर सकते थे। एक तो आपने फॉर्मूला लगाया B total is equals to, क्या फॉर्मूला लगाया, P total is equals to PA will be equals to PA नॉट zeta L, ये ध्यान रहेगा आपको। सेकंड आप लगा सकते थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला, कैसे, PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट इज इक्वल्स टू zeta V, यही किया था ना अपन ने, है ना, zeta V के बराबर होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सही बात है, आपसे पूछा क्या है, PA ना, अरे यही तो पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन दी सॉल्यूशन, यही तो है, ये सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कह दो, यही तो है। तो PA नोट आपको गिवन है ना, 17.535 माइनस PA निकालना है अपॉन में 17.535 इज इक्वल्स टू जीटा भी कितना है आपके पास, जीटा भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एनबी वगैरह की वैल्यू आपने निकाली थी, एनबी किसके बराबर आया था 0.7, ये आया था आपका 25 और ये आया था 0.7। सारी वैल्यूज हैं, पीए कैलकुलेट कर सकते हो। और पीए किसका वेपर प्रेशर है, यू कैन से वाटर का, और यू कैन आल्सो से कि ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का। क्लियर हो गई बात मेरी? फिर से बेटा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस पे किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। सॉल्वेंट का एक्चुअली में सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट। क्लियर हो गई बात मेरी, सॉल्वेंट के प्रेशर पर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर पर। अच्छा, आगे चलते सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, क्वेश्चन नंबर 2 कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर water at 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg, है ना। आपसे कहा है कि आपके पास प्योर वाटर है, इसका वेपर प्रेशर इतने टेम्परेचर पर इतना है। क्या किया इसने, 50 ग्राम ऑफ यूरिया। अब यूरिया भी कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। कैसा है, नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट होता है। यूरिया is dissolved in 850 gram of water, 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water. पहले वाले की तरीके, calculate the vapor pressure of water and also calculate relative लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस बार आपसे एक चीज और पूछ ली कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताओ, तो बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर, हमें पढ़ाया था आपने कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, PA नोट माइनस PA अपॉन में PA नोट, है ना। और ये किसके बराबर होता है, जीटा B के। तो सर हलवा है, जीटा B तो निकालना है बस आपको, वो आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अरे ये पूरा टर्म किसको बताता है भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। अगर आपके पास जीटा भी हो तो जीटा भी इसी के तो इक्वल आएगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? अच्छा, देख लो निकाल लेते हैं।
हमें पता है कि जीटा भी कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही तो निकालोगे, सही है। अच्छा बी के मोल्स कितने हैं ध्यान से देखें, सॉल्यूट के मोल 50 ग्राम ऑफ यूरिया, 50 ग्राम यूरिया लिया है आपने, तो एन बी बराबर गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना होता है यूरिया का 60, याद करने को बोला था मैंने आपको, है ना, और 5/6, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5/6.0 ग्राम 1.8 आएगा, 0.8 के समथिंग आएगा, 0.85, ठीक है। तो ये तो मोल आ गए मेरे पास बी के, ए के मोल कैलकुलेट कर लो, Na इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, जा रहा है क्या पूरा पूरा भाग, 18 × 90 नहीं जा रहा, 18 × 36 72, 4 पर गया 72, 13 बचा यहाँ पे, 18 × 90 47 पॉइंट समथिंग आएगा, 47 पॉइंट समथिंग, देखो 18.90 और 36 बिल्कुल सही है, 46 पॉइंट समथिंग आएगा, क्लियर है, एक्यूरेट कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, है ना। अब सुनो क्या किया आपने, 0.8 अपॉन में 46 पॉइंट समथिंग प्लस 0.8, ये वैल्यू कैलकुलेट करो, ये किसके बराबर होगी, बोलो, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर में कितना कमी आई है, क्लियर हो गई बात मेरी, पहले के लिए क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अच्छा सेकंड आपसे क्या पूछा, कर लेंगे ना इस चीज को, सेकंड आपसे क्या पूछा कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी बताओ, यानी कि आपको ये कैलकुलेट करना है, पी नोट गिवन है क्या आपको, बिल्कुल गिवन है ना, पी नोट गिवन है, जीटा भी आपने निकाल ही लिया अभी, और पी निकालना है, निकाल लेना, आसान सवाल है, ठीक है, कर लेंगे इसको। चलिए तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपसे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को, अगले दो क्वेश्चंस को पक्का करना खुद से, है ना, वीडियो को पोस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल, अच्छा ये परसेंट दिया है आपको मास बाय मास, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the boiling point of सॉल्वेंट। खुद से ट्राई करना है पहले इस सवाल को, वीडियो को पोस्ट करके। सॉल्वेंट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा सवाल है, फिर से ट्राई करना है पहले खुद को वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है, कम से कम 3-4 मिनट तो देना है इस सवाल को। चलिए मैं करता हूं इस सवाल को, अगर आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है ना। देखेंगे सॉल्यूशन क्या कह रहा है सवाल, कि मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब देखो इसने खुद ने कह दिया, इस बार पिछले 2 सवाल हमने किए थे उसमें उसने सॉल्यूट का नाम बता दिया था, जिससे हम पहचान रहे थे कि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अरे भाई देखो, ग्लूकोज दे दे, फ्रक्टोज दे दे, सुक्रोज दे दे, यूरिया दे दे, ये सब कैसे सॉल्यूट होते हैं, नॉन वोलेटाइल। आपको दे दे टॉलुइन, आपको दे दे बेंजीन, वाटर तो खैर सॉल्वेंट की तरह देगा वो, ठीक है, तो ये कैसे होंगे आपके, या ईथर दे दिया कोई, तो ये अल्कोहल दे दिया, मेथनॉल, एथेनॉल, तो ये कैसे होंगे, वोलेटाइल, लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो साफ ही कह दिया वैसे कि आपके पास कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल, और कितना है, 2%। मतलब इसका मतलब समझ में आता है ना आपको कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ये इंफॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अच्छा यहां से अगर आपसे मास ऑफ सॉल्वेंट पूछूं, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो निकाल लोगे ना, कितना होगा, 98 ग्राम, है ना। ये तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमें पता है कि 2% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट का मास भी अगर काम आया कहीं तो कितना आएगा वो, 98 ग्राम। चलो देखते हैं, वो तो आगे की बात है। कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी का है सॉल्यूशन, exert a pressure of 1.004 bar at the boiling point of solvent। कह रहा है कि जब
एक एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन की, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का गाइस ने क्या कहा है, अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1.000 1.004 बार। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि ये जो प्रेशर गिवन है, ये किसका प्रेशर है बेटा, ये एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन का है ना, यानी कि ये P टोटल है कितना 1.004 बार, या P टोटल की जगह मैं इसको PA लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सर बिल्कुल नहीं है, लिख दो, आपकी मर्जी है, सही बात है। अरे PA इज इक्वल्स टू 1.004 बार। अच्छा, मुझसे पूछा है कि ये एक बात बताओ, pressure of 1.0 at the boiling point of solvent, what is the molecular formula of solute? आपसे पूछा है कि ये जो सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास, ये जो सॉल्यूट है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? आप सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक इक्वेशन बनेगी बढ़िया से, सुनो। एक रिलेशन पढ़ा हमने, क्या पढ़ा कि PA नोट माइनस PA, ध्यान से सुनना, अपॉन में PA नोट बराबर होगा जीटा बी के, और जीटा बी किसके बराबर होता था सर? NB अपॉन में Na प्लस NB के, हाँ है ना, सही बात है सर। अच्छा NB क्या है बता सकते हो? NB क्या है सर? गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही बात है। अच्छा Na क्या है? WA अपॉन में Ma प्लस वो क्या है? WB अपॉन में MB। फिर आप चाहो तो इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, क्यों कर सकते हो? क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, ठीक है। अब सुनो, आपसे पूछा क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, आपसे पूछा है MB। क्या बात समझ में आ रही है? अरे आपसे क्या पूछा है? MB पूछा है आपसे। क्लियर हो गई बात मेरी? और मैं बता दूं आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मॉलिक्यूलर मास बहुत पूछा जाता है पेपर में। क्लियर हो गई बात मेरी? बहुत पूछा जाता है पेपर में। अच्छा फिर से आओ, मैंने कहा आपसे पूछा क्या है? अब सुनो, आपको इसको बताना है। अच्छा इसको तो मिटा दूं, कोई दिक्कत? मैं नेगलेक्ट मान रहा हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन मान रहा हूं, अब लेना चाहते हो तो ले लेना, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, इसलिए मैं इसको हटा दूं। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। मैंने कहा कि PA नोट माइनस PA अपॉन में PA नोट बराबर क्या सर? बराबर ये कि WB इंटू MA अपॉन में MB इंटू WA। हाँ या ना, सही बात है। पूछा क्या है? फिर से आपसे पूछा है मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आपको काहे नहीं बताया नहीं ना सॉल्यूट कौन सा है, कह देता सुक्रोज है, ग्लूकोज है, तो फट से मॉलिक्यूलर मास निकाल के दे देते उसको, है ना। हमें तो पता ही नहीं है सॉल्यूट कौन सा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए? PA नोट चाहिए, है क्या सर? नहीं है, PA नोट थोड़ी है आपके पास, आपके पास तो PA है ना सर? PA है, यहाँ PA नोट आएगा, PA है मेरे पास। मेरे पास WB है क्या? सॉल्यूट का ग्राम में मास है सर 2 ग्राम, सही है ना। यहाँ रखने के लिए मेरे पास कुछ है 2, है ना, इनटू आपके पास Ma है क्या? यानी कि मोलर मास ऑफ वाटर, बिल्कुल है सर। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 80, एक्वस सॉल्यूशन है ना, डिवाइडेड बाय सर Mb हमें कैलकुलेट करना है, और हमारे पास WA मतलब ग्राम में मास किसका? वाटर का, कितना है? 98। अरे सॉल्वेंट का निकाला ना हमने यहाँ पे 98, समझ गए बात को? अच्छा साथ में मेरे को चाहिए ये वैल्यू, तो मेरे पास सर मेरे पास PA तो है, PA कितना है? 1.004 बार। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यही तो होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है भाई, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA के बराबर ही तो होगा, है ना। अब मेरे को सर PA नोट चाहिए। अब PA नोट आएगा तो मैं MB निकाल सकता हूँ, वरना मैं नहीं निकाल सकता। ये कहाँ से लाऊं? तो सुन कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, PA है आपके पास, PA नोट है ना, PA नोट है आपके पास। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at the boiling point of solvent. अब सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर ये बात कर रहा है, यानी कि इसने टेम्परेचर लिखा नहीं है, पर मैं बता दूं आपको टेम्परेचर कितना लिया है इसने? 393 केल्विन। यही होता है ना बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, है ना। आई एम सॉरी 373 केल्विन, आई एम वेरी सॉरी, 373 केल्विन यही होता है ना बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। अच्छा एक बात बताओ, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर का प्रेशर कितना होता है? बता सकते हो? बट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर, ये सारी कहानी कब की है? वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की। अब जस्ट इमेजिन कि बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर अकेला है, तो उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? अरे भाई 1 atm के,
बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही यही है कि जब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझना कि ये जो वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अकेले वाटर की बात कर रहा हूं मैं, वाटर जो एक्सर्ट प्रेशर कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है, तभी तो वो बॉइल होना शुरू होगा। कोई चीज बॉइल कब होती है, सुनो ध्यान से, कोई चीज बॉइल कब होती है, जब 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 उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, सही बात है, तब वो बॉइल होना शुरू हो जाएगी। यानी कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी कि PA नोट बराबर होगा 1 atm के। बोलो ये बात समझ में आई? तो सवाल में कुछ भी नहीं है, और नहीं आई तो फिर से एक बार समझ लो कि हुआ क्या है, मेरे पास था प्योर वाटर, और ये सारी कहानी उसने कही कि कब की है, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मेरे पास था प्योर वाटर, सही बात है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 373 केल्विन, ठीक है। अब 373 केल्विन पर जब ये अकेला होगा तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, 1 atm के इक्वल, हाँ है ना। 1 atm मतलब कितना होता है जानते हो ना, 1.013 बार, कितना होता है 1.013 बार, 1 atm के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि बार में बात करनी है हमें। अच्छा, तो जब ये अकेला होगा जब इसका वेपर प्रेशर इतना था, क्लियर हो गई बात मेरी। इसने तो वो वेपर प्रेशर बताया है जब आपने इसमें सॉल्यूट मिला दिया, कौन सा, नॉन वोलेटाइल, कि इसके बॉइलिंग पॉइंट पर ही मैंने सॉल्यूट मिलाया, और सॉल्यूट मिलाने के बाद इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, डिक्रीज हो गया 1.004, देखो डिक्रीज हुआ है, क्लियर हो गई बात मेरी। तो आपको प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि किसके इक्वल होता है, 1 atm के, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 atm किसके इक्वल होता है, 1.013 बार के। अच्छा सवाल था ये, है ना, ये कंसेप्ट था केवल इसमें। अब आपके पास PA नोट भी है ना, तो कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू सॉल्व कर लेना, मैं पूरा इक्वेशन बना देता हूं। 1.013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013 विल बी इक्वल्स टू क्या, 2 into 18 अपॉन में MB into 98। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। अब यहाँ से आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है, कर लेंगे ऐसे सवाल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग टू रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और साथ में हमने ये भी देखा कि भैया ये वाला क्वेश्चन कि अगर आपको वाटर की बात कर रहा है और बॉइलिंग पॉइंट पर बात कर रहा है तो प्योर वाटर का हो सकता है आपको जो वेपर प्रेशर है वो गिवन ना हो, आपको पता होना चाहिए। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है ना, एक बच्चे ने पूछा था, देखिए क्या कह रहा है सवाल कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, बेंजीन और टॉल्यूइन का। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है बेंजीन और टॉल्यूइन का, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि इन दोनों का सॉल्यूशन बनाने पर मेरे पास एक इक्वेशन आती है। इक्वेशन क्या आती है कि इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर गिवन है मेरे को, बराबर है किसके, 100 प्लस 60 जीटा बी। अब यहाँ पर जीटा बी क्या है, दिया है उसने क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन, जीटा बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जीटा भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोई डाउट है, ठीक है। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि टोटल वेपर प्रेशर के लिए एक इक्वेशन बना के दी कि एक सॉल्यूशन है बेंजीन और टॉल्यूइन का, ध्यान से समझना। टोटल वेपर प्रेशर इस टर्म के बराबर है, इस कंप्लीट टर्म के, ठीक है, जिसमें एक ही मेरे को इस तरह की क्वांटिटी दी है जो मुझे नहीं पता, जीटा भी, और वो उसने कह दिया कि क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड the vapor pressure of the pure vapor pressure, actually the pure vapor pressure of benzene C6H6 and toluene C6H5CH3। इनका आपको क्या बताना है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर बताना है, ठीक है। अब कैसे करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर, ये क्या दे दिया, कैसे निकालेंगे, कोई वैल्यू तो दो, है ना। इसने आपको बस ये देख के इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या दी है कि P टोटल बराबर 100 प्लस 60 जीटा बी, और आपसे कह दिया जीटा बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिख के दिया इसने। अब इसमें बेंजीन सॉल्यूट हो सकता है शायद,
है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही लिख के दिया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जीटा भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, है ना, बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर है जिसमें से जीटा भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा पहले तो ये समझो कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कैसा होगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा ना, अरे लिक्विड लिक्विड होगा ना, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, सही बात है। तो यहाँ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात नहीं करनी। इस पर जो इक्वेशन लगेगी वो ये होगी कि सर P टोटल विल बी इक्वल्स टू P नोट ऑफ बेंजीन, B से बेंजीन को लिख रहा हूँ, जीटा बेंजीन। क्लियर हो गई बात मेरी, मैं पूरा लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे बेंजीन के लिए है P टोटल विल बी इक्वल्स टू, सुनना, अगर मैं इन दोनों के लिए इक्वेशन बनाना चाहूं तो कौन सी बनेगी, सुनो, मैं कह रहा हूं कि P नोट बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, सही बात है, प्लस P नोट टॉलुइन प्लस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, हाँ है ना। अरे यही बनेगी ना इक्वेशन कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा P नोट बेंजीन इनटू जीटा बेंजीन प्लस P नोट टॉलुइन प्लस इनटू जीटा टॉलुइन। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल। अगर इनमें एक होता नॉन वोलेटाइल तो एक पर ही मामला डिपेंड करता, मान लो ये वोलेटाइल होता है नॉन वोलेटाइल तो इसको मिटा देते, केवल इसी के बराबर होता टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक। अब सुनो आगे ध्यान से, मेरे को ले देखे इस इक्वेशन में एक ही चीज गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो क्या मैं इस इक्वेशन को है ना ऐसे कुछ इक्वेशन में बदलने की कोशिश करूं, आपको यहाँ कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते आप, है ना, इस तरह से निकाल नहीं पाओगे कोई वैल्यू। आपको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बना के इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें केवल जीटा बेंजीन हो, टॉलुइन वगैरह ना हो। अब यहाँ पर टॉलुइन है, इसको बेंजीन में कन्वर्ट करें, सुनो इन शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, P टोटल बराबर P नोट बेंजीन जीटा बेंजीन, सही बात है, ठीक है, प्लस P नोट टॉलुइन, स्मॉल टी से लिखा है, जीटा टॉलुइन। अच्छा जीटा टॉलुइन को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस जीटा बेंजीन। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ क्या था, जीटा बेंजीन, है ना, और मुझे यहाँ दिया हुआ था जीटा टॉलुइन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को एक जैसी दिखा सकूं, इन दोनों इक्वेशन को एक जैसा बना सकूं। तो मैंने लिखा 1 माइनस जीटा बेंजीन, मैंने इसको बेंजीन वाली इक्वेशन में चेंज कर दिया। क्लियर हो रही है बात मेरी। ये कैसे लिखा 1 माइनस जीटा बेंजीन, अरे जानते हो ना कि सॉल्यूशन के लिए जीटा बेंजीन और जीटा टॉलुइन किसके बराबर होगा, 1 के। भाई दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा, सही बात है। तो मैंने क्या लिखा, जीटा 1 माइनस जीटा बेंजीन। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया मैंने इक्वेशन। आगे P टोटल विल बी इक्वल्स टू P नोट बेंजीन जीटा बेंजीन प्लस इसको सॉल्व किया P नोट टॉलुइन, ठीक है, P नोट टॉलुइन माइनस P नोट टॉलुइन जीटा बी। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगा, है ना। अच्छा इसको ले लो बाहर की तरफ थोड़ा सा, P टोटल इज इक्वल्स टू P नोट टॉलुइन, सही है, इसको बाहर ले लिया। यहाँ कॉमन क्या आया, जीटा बेंजीन कॉमन आ रहा है, ठीक है, जीटा बेंजीन कॉमन आ रहा है, माइनस P नोट टॉलुइन, सॉरी प्लस जीटा बेंजीन। क्लियर हो गई बात मेरी। भाई P नोट टॉलुइन को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, जीटा भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, सही है, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका P नोट बेंजीन माइनस P नोट टॉलुइन, यही कुछ आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे आगे जब तो P नोट टॉलुइन, ठीक है, जीटा बेंजीन कॉमन आया और P नोट B माइनस P नोट D। क्लियर ना। अच्छा अब सुनो इस इक्वेशन से रिलेट करो, है ना। इसको मैंने कहा इक्वेशन 1, इसको मैंने कहा इक्वेशन 2, सही। इस दोनों इक्वेशन में सिमिलरिटी देखो, P टोटल यहाँ पर 100 की जगह क्या आया, P नोट टॉलुइन, ठीक है, यहाँ क्या है 60 जीटा बेंजीन, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 60 के, और ये क्या है आपका जीटा बेंजीन। कुछ समझ में आ रही बात। मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को जीटा बेंजीन की फॉर्म में, पूरी इक्वेशन को आई एम सॉरी इस इक्वेशन को जीटा बेंजीन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और मैंने उसके लिए इतना सा किया कि मैंने एक रिलेशनशिप लगाया जीटा बी प्लस जीटा टी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर होती है बात मेरी। तो धीरे धीरे ये इक्वेशन कहाँ कन्वर्ट हो गई, इसमें। अब आपको नजर आ रहा है कि ये इक्वेशन सही है और ये इक्वेशन, क्लियर हो रही है बात मेरी, दोनों एक जैसी हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसी हैं। यहाँ पर पीटी नोट इक्वेशन 1 बाय, यहाँ लिख रहा हूं मैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन से कि भैया पीटी नोट किसके बराबर आएगा,
सर पीटी नोट बराबर आएगा 100 के। सही बात है, देखो ना पीटी नोट 100 है ना, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी 60 के। बाकी जीटा बेंजीन यहाँ भी है और यहाँ भी। क्लियर हो गई बात मेरी। यहाँ देख लो, अरे भाई पीटी 100 पीटी नोट कितना 100 प्लस जीटा भी, ये जीटा भी रहा आपका, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 60 के। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि पीबी नोट माइनस पीटी नोट इज इक्वल्स टू कितना 60। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या क्या है, आपसे पूछा था वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, तो टॉलुइन का तो ये रहा प्योर वेपर प्रेशर। अच्छा टॉलुइन का ये रहा, और इन दोनों का माइनस ये होगा तो आप बेंजीन का भी निकाल ही लोगे इस इक्वेशन से। पी नोट बेंजीन किसके बराबर होगा बताओ। ठीक है, ये पी नोट टॉलुइन इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 160 mm ऑफ Hg। हाँ या ना, बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना 160 mm Hg, टॉलुइन का वेपर प्रेशर कितना 100 mm Hg। ध्यान से सुनो, कुछ नहीं किया, केवल दो इक्वेशन बनाई, रिलेट किया और आंसर आएगा मेरे सामने। क्लियर है बात मेरी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अच्छे से, है ना, जो मैंने किया। आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। अभी भी आपको इनके न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।